तो आज अपन बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 6 की। पार्ट 6 नहीं 8 आ गया, अब तो 6 कहाँ है। तो अपन आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 8। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 8 में अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी, जिसकी बात करी थी अपन ने बात करी थी शायद सीमांत अभिकर्मक की। और सीमांत अभिकर्मक में अपन ने बहुत से क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे, है ना। चलो अच्छा है, बाकी के क्वेश्चंस तुम ट्राई करना, हो जाए तो बहुत बढ़िया। वैसे कोई हैवी क्वेश्चंस तो दिख नहीं रहा मुझे, है ना, फिर भी बढ़िया है। चलो अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चंस हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो मैं और करा दूंगा अगली क्लास में। तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार, चलो मेन टॉपिक आ गया अपना, जो हार्ड टॉपिक कह सकते हैं। अपन बढ़ेंगे अब इक्विवेलेंट मास। क्या इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तुल्यांकी भार। अब देखो तुल्यांकी भार पढ़ेंगे अपन तुल्यांकी भार पढ़ने से पहले अपन कुछ पुरानी चीज रिवाइज करते हैं, और वो है अपना मोलर भार, है ना। मोलर भार क्या होता है? मोलर भार क्या होता है? मोलर भार एक है परमाणु भार। एक परमाणु का भार परमाणु भार होता है। एक मोल का भार क्या होता है? मोलर भार होता है। जैसे एक एक NaCl, एक मोल, अगर एक मोल NaCl का भार लिया जाए तो वो हो गया मोलर भार। वो कितना होता है? वो कैलकुलेट कर लो, 23 + 35.5, ये हो जाएगा इसका मोलर भार। ऐसे अपन मोलर भार निकालते हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे मोल होता है ना, ऐसे ही जैसे अब मोलर भार है, ऐसे ही सेम तुल्यांकी भार है। क्या है? ऐसे ही तुल्यांकी भार है ना। अब तुल्यांकी भार से पहले एक और चीज होती है, तुल्यांक। तुल्यांक तुल्यांक सेम एज होते हैं मोल की तरह। जैसे कोई एक मोल पदार्थ हो गया, है ना, ऐसे ही एक तुल्यांक पदार्थ हो गया, है ना। ऐसे ही क्या होता है, एक तुल्यांक पदार्थ हो गया। तो मोल और तुल्यांक एक जैसी यूनिट है, पर अलग अलग है ना। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, लेकिन हाँ, दोनों मापन की यूनिट है। क्या है? मापन की यूनिट। अपन ज़्यादातर मोल का यूज करते हैं, लेकिन तुल्यांक का भी यूज कर सकते हैं। तो तुल्यांकी भार की परिभाषा अगर मैं बनाऊं तो क्या भार परिभाषा होगी? किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह पदार्थ होता है ना। जो तुल्यांकी भार होता है ना, वो 1 ग्राम, मतलब जैसे मोलर भार क्या होता है, मोलर मास की परिभाषा क्या होती है कि 1 मोल पदार्थ का भार मोलर भार होगा, है ना। ऐसे ही तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, ई का ई ई की परिभाषा क्या होगी? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक का भार, एक एक तो एक तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक का भार तुल्यांकी भार होता है। अब 1 ग्राम तुल्यांकी भार होता है, लेकिन अपन मोलर मास से तुल्यांकी भार को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मेन बात तो यही है ना। तो देखो, मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूँ मोलर भार की, तुल्यांकी भार की असली। यानी अब देखो, तुल्यांकी भार है जो एक परिवर्तनशील भार होता है, क्योंकि यह बैलेंसी फैक्टर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक होता है ना, संयोजकता कारक, उस पर निर्भर करता है।
अलग अलग चीज की संयोजकता अलग अलग होती है। तो अपन को तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए, है ना। अब देखो, अपन है ना परिभाषा लिखते हैं तुल्यांकी भार की, तो क्या है, किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम Cl या 108 ग्राम Ag के साथ क्रिया करे, या इन्हें विस्थापित करे, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाएगा। अब ये परिभाषा तो बहुत अटपटी है, लेकिन ये परिभाषा लिखने का बहुत मतलब है। देखो, 1 ग्राम हाइड्रोजन लगभग क्या होती है, 1 मोल हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन अपन भार में यूनिट ले रहे हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन का इस मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि 8/8, 8/8 उसका भार होगा, ऑक्सीजन 16 होगा, तो आधा मोल हो गया 30.5 Cl, और इसका भार भी इतना ही होता है 30.5, तो इसका 1 मोल हो गया। तो देखो मोल, देखो समझो, मोल किसी में तो आधा मोल हो रहा है, किसी में 1 मोल हो रहा है। अब इसके साथ क्रिया करें तो उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है। परिभाषा से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो क्या करें, क्या करें, ये यहाँ आधा मोल कैसे आ गया ऑक्सीजन का, यहाँ क्लोरीन का तो 1 मोल लिया है, सिल्वर का 1 मोल लिया है, हाइड्रोजन का 1 मोल लिया है, लेकिन ऑक्सीजन का आधा मोल कैसे, है? आधा मोल कैसे? ये सब का कारण छुपा है वैलेंसी फैक्टर में, जिसे हम एन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन फैक्टर। तो तुल्यांकी भार का जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, उसका सीधा सा नियम है, किसी भी चीज का मोलर भार ले लो, एन, है ना, और उसके नीचे लगा दो एन फैक्टर, या फिर हम इसे कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, एक ही बात है। हर चीज का वैलेंसी फैक्टर अलग होता है, और इसी से अपन तुल्यांकी भार निकालेंगे। ऑक्सीजन गैस है, उसका तुल्यांकी भार अलग होगा, ऑक्सीजन परमाणु है, उसका तुल्यांकी भार अलग होगा, ऑक्सीजन आयन के रूप में है। ऑक्सीजन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -12, O2-1, O2-2, O2-1, O3, ऑक्सीजन, O2, O परमाणु, एटम, इतने सब ऑक्सीजन के रूप हैं। लेकिन ऑक्सीजन का मोलर मास तो सिर्फ 16 है, लेकिन इन सब की वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होता है, एन फैक्टर इन सब का अलग अलग है, इन सब का एन फैक्टर अलग अलग है। तो इक्विवेलेंट वेट है जो क्या होगा, परिवर्तित, वो अपन आगे देखेंगे कि कैसे परिवर्तित होता है। मतलब इक्विवेलेंट वेट है जो फिक्स वैल्यू नहीं है, किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट अपन फिक्स नहीं कर सकते, होता ही नहीं है फिक्स। वो तो उस पर चार्ज, उस पर आवेश, उसकी स्थिति, उसके अणु या परमाणु होने की स्थिति, इन सब पर निर्भर करेगा। तो अलग अलग तत्वों का तुल्यांकी भार निकालना अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखो, अपन को मोल तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए मोलर भार आना चाहिए, फिर अपन को वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर का लफड़ा भी कुछ कुछ आना चाहिए। तो अपन इलेक्ट्रो पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रो, तो अपन क्या पढ़ते हैं, वीक एसिड और सॉलिड एसिड पढ़ते हैं, ये सब होते हैं। अपन केमिकल पढ़ते हैं,
केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें भी वीक एसिड सॉलिड एसिड होता है। अपन देखते हैं कि जो जैसे एक होता है H2SO4, एक होता है HCl। इसका 1 मोल ले लिया, इसका 1 मोल ले लिया, है ना। मैं कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझना। इसका 1 मोल लेते हैं तो ये कैसे टूटता है, ये टूटता है H++Cl-। तो ये 1 मोल लिया है तो इस पर रस्य में गणमितीय गुणांक 1 है तो ये भी 1 मोल आएगा। तो यहाँ से अगर एक HCl का अणु लेंगे तो वहाँ से एक H+ मिलेगा, है ना। लेकिन H2SO4 कैसे टूटेगा, 2H++SO4-2। यहाँ पर दो, अगर 1 मोल लिया है तो यहाँ 2 मोल HCl मिल जाएगा और 1 मोल ये SO4-2 मिलेगा। तो एक H2SO4 से 2H+ आयन, तो ये एक ही रिएक्शन में अगर 1 मोल H2SO4 की रिएक्शन किसी भी बेस से कराएं तो वो 2 मोल, उसमें 2 मोल रिएक्शन में 2 मोल H+ आयन दे देगा। मतलब अपन यहाँ पर रिएक्शन तो कर रहे हैं 1 मोल्स की, लेकिन यहाँ पर H+ अपन को मिल रहे हैं 2 मोल। अपन H2SO4 एसिड किस लिए लेते हैं, ताकि वो H+ दे, इसलिए तो एसिड लिया जाता है, ताकि वो H+ लेके बेस को संतुलित करे, बेस से रिएक्शन करे, बेस से H+ ही तो रिएक्शन करेगा, है ना। तो अब यहाँ अपन 1 मोल ले रहे हैं तो काम 2 मोल कर रहा है, तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। लेकिन ऐसी मिस्टेक्स को ही तुल्यांक की भार है वो कम कर देता है, क्योंकि यही तो वैलेंसी फैक्टर है इसका, यही तो एक एसिड है, एक एसिड कितने H+ आयन दे सकता है, यही उसका वैलेंसी फैक्टर है। तो HNO3 दे सकता है एक H+ आयन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, H2SO4 का हो गया 2, ऐसे, है ना। H2SO4 का हो गया 2, हर एक का अलग अलग वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वो जितना H+ आयन देगा उसका वैलेंसी फैक्टर उतना ही होगा। तो देखो H2SO4 है और एक HCl है। HCl का अगर मोलर मास देखा जाए तो कितना होता है, 1 और 35.5 यानी 36.5 लगभग। इसका कितना होता है, H2 का 2 प्लस 16 32, 32 प्लस 64 कितना हो गया, लगभग 6 और 4 4 4 8 9 13 98। लेकिन ये तो इनका मोलर मास हो गया। अगर वैलेंसी फैक्टर इसका है 2, वैलेंसी फैक्टर इसका वैलेंसी फैक्टर है 1, तो तुल्यांकी भार E कितना होगा इसका, 98/2 लगभग आएगा 4 और 949, और इसका आएगा 36.5/1, 36.5। तो वैलेंसी फैक्टर की वजह से जो इक्विवेलेंट वेट आया है वो ये है। तो ऐसे अपन आयन का, तत्व का, यौगिक का, है ना, कंपाउंड का, अम्ल का, क्षार का, है ना, अम्ल अम्ल क्षार रिएक्शंस का, लवण का, सबका तुल्यांकी निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, सबका तुल्यांक निकालेंगे। और फिर अपन सीखेंगे कि कैसे तुल्यांक बाहर निकालते हैं। तो सबका अपन को याद होना चाहिए। मैं एक एक का बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो, अपन तुल्यांक भार का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन के पास कोई तत्व है। तत्व, देखो तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, सब में अंतर होता है, सब में अंतर होता है। और ये अंतर क्या है, यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है 2s। यौगिक क्या होता है, अपन कभी बोलते हैं कि NaCl क्या है, यौगिक। Cl2 क्या है, अणु, है ना। एल्यूमिनियम क्या है, तत्व, बोलते हैं ना।
आयरन लोहा, Fe क्या है? तत्व। तो अंतर समझ आया? दो भिन्न परमाणु मिलके नहीं आपस में एक अणु बनाए तो उसे यौगिक कहते हैं, कंपाउंड है वो। दो सेम परमाणु मिलके एक अणु बनाए तो उसे अणु कहते हैं। एक सिंगल तत्व हो, सिंगल चीज मिलके नहीं कोई चीज बना रही है, जैसे एल के बहुत सारे परमाणु मिल रहे हैं आपस में, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, तो तत्व हो गया एल्यूमिनियम का। Fe मिलके मिल रहे हैं तो वो तत्व हो गया। लेकिन एक सिंगल Fe है तो वो क्या है? परमाणु है Fe का। तो अब अपन तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ। आयन क्या होता है? अगर Fe पर +2 चार्ज हो गया तो ये Fe आयन हो गया। समझ आ रहा है? मेरे हिसाब से आ रहा है। अब अपन बात करते हैं तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का तुल्यांकी भार, देखो तत्व है, तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे अपन? तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन को तत्व की संयोजकता, कितने संयोजी तत्व है, जैसे Cl, एल्यूमिनियम है त्रिसंयोजी धातु है, सही बात है। आयरन है द्विसंयोजी धातु है, और एक संयोजी भी है, क्योंकि देखो आयरन है Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, अंतर है। अगर आयरन किस रूप में रिएक्शन में काम आ रहा है उसी को तो वैलेंसी लेंगे अपन। तो इसका तुल्यांकी भार कैसा होगा? इसका मोलर मास, तत्व का मोलर मास बटे उसकी वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता Fe के लिए मोलर मास दो तरह के हो सकते हैं। एक मोलर मास Fe का बटे, अगर Fe+2 में रिएक्शन में है, यौगिक में +2 अवस्था में है तो 2 आएगा, या फिर mm बटे +3 आएगा। अपन को प्लस माइनस नहीं लेना है, वैलेंसी फैक्टर में प्लस माइनस का कोई काम नहीं होता। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तत्व है त्रिसंयोजी है, 3 है इसका, एल्यूमिनियम +3 अवस्था में पाया जाता है, तो ये होगा mm/3। ऐसे अपन तत्व का तुल्यांकी भार निकालेंगे। समझ आया? दूसरी बात, आयन का तुल्यांकी भार। आयन आयन का ई कैसे निकालेंगे? आयन का ई निकालने के लिए मोलर मास, उस आयन का मोलर मास तो अपन निकाल सकते हैं बटे उस पर आवेश। आवेश, अब उस यौगिक पर आवेश अपन को पता होना चाहिए, और आवेश को अपन प्लस माइनस में लिखेंगे, आवेश का सिर्फ परिमाण लिखना है। जैसे अब आयन क्या है? Cu+2 हो सकता है, Cu+ हो सकता है ना, CO3-2 हो सकता है ना, SO4-2 हो सकता है। सबका क्या होगा? इसका m/2, इसका m/1, इसका m/2, इसका m/2, ऐसे आयन का निकालेंगे, ऐसे अपन आयन का निकालेंगे। तत्व की संयोजकता, जो तत्वों का जो परमाणु भार है वो उसकी सबसे स्थायी अवस्था का लिया जाएगा +3। एल्यूमिनियम +3 में सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। बनता तो एल्यूमिनियम +1 भी है, +2 भी है, लेकिन सबसे स्थायी कौन है? +3। तो हमें जब तत्व का पूछे तो उसकी सबसे स्थायी संयोजकता लेनी है जिसमें वो सबसे ज़्यादा पाया जाए। समझ आ रहा है? आ रहा है। चलो अब देखो, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन ओम किस में होता है? -2 में निकालते हैं, तो एम किस में होगा? mm होगा 16 और -2/2, तो आ गया ना 8 ग्राम। यहाँ से आया ऑक्सीजन का 8 ग्राम। समझ आ रहा है? अब अपन बात करते हैं आयनिक यौगिकों का तुल्यांकी भार। आयनिक यौगिक क्या होता है? पहली बात तो अपन आयनिक यौगिक की बात कर लेते हैं। आयनिक यौगिक क्या होता है? जो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयन क्या होते हैं? धनायन होता है प्लस ऋणायन होता है, इन दोनों से मिलके बनता है आयनिक यौगिक।
जैसे एग्जांपल लिया Na प्लस प्लस Cl माइनस मिलके बना NaCl। ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं। कोई दिक्कत? तो आयनिक यौगिक में संख्या से तो कोई मतलब नहीं है, अपन को कितने कितने परमाणु यूज हो रहे हैं, संख्या से कोई मतलब नहीं है। आयंस पर चार्ज से मतलब होता है अपन को। अब देखो ई निकालना है अपन को, तो ई टोटल कैसा होगा, कैसे होगा, आवेश, देखो ई टोटल निकालते हैं अपन तो ई धनायन का निकाल लो अलग, है ना, प्लस कर दो ई ऋणायन से। कैसे? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हार्ड सा, एक एग्जांपल लेते हैं AlCl3 का। कोई दिक्कत? जी नहीं। अब अपन देखते हैं AlCl, पहले तो इसमें धनायन देखते हैं, धनायन क्या है, Al प्लस 3 और ऋणायन कितने हैं, प्लस है 3Cl नेगेटिव। अब अपन को इन नंबर से कोई मतलब नहीं, संख्या से कोई मतलब नहीं। अब अपन ई लिखेंगे AlCl3 का, तो पहले इसका ई कितना होगा, इसका ई Al प्लस 3 का ई कितना होगा, Al का परमाणु भार कितना होता है 727 बाई प्लस 3, ठीक है। इसका ई कितना होगा, ई Cl नेगेटिव का, इसका कितना हो जाएगा 35.5 बाई 1, है ना। अब इसका, अब इन दोनों को जोड़ो, 27/3 प्लस 35.5, है ना, 35.5 बाई प्लस 1, ये टोटल आ रहा है जो इसका तुल्यांक बाहर हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक और लेते हैं अपन, एक और क्या लेते हैं, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको ले लेते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, इसका ले लो, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, उसका प्लस 3, और ये कितना है 3SO4-2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अपन देखो इसका कैसे निकालते हैं, Al का कितना होगा ई 27/3, SO4 का कितना हो जाएगा ई, इसका कितना होता है 32, 32 और 64 कितना हो जाएगा 8 और 9 96, 96/2, और 27/3 प्लस 96/2, ये हो जाएगा 3 नाम 27, ये हो जाएगा 48। कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा अपने पास कितना 57, ये इसका तुल्यांक बार होगा, अपन आराम से निकाल सकते हैं, है ना, 57 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कुछ कह सकते हैं, सर कह रहे हैं कि एक धातु का तुल्यांक भार 12 है, एक धातु है जिसका तुल्यांक भार 12 है, धातु ऑक्साइड का तुल्यांक भार होगा। अब देखो धातु का तुल्यांक भार कितना दिया है, M का तुल्यांक भार दिया है 12, आयन है उस मतलब धातु है, कोई एक धातु है, धातु क्या है, तत्व, तत्व, तत्व का तुल्यांक भार दे दिया इसने 12, धातु ऑक्साइड का तुल्यांक भार होगा, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसे बनती है, धातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो उसमें ऑक्सीजन -2 में आता है ना, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा MO, है ना, कैसे भी बनो लेकिन MO तो बनेगा कम से कम। अब इसमें ई M का होगा प्लस ई ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन का ई कैसे होगा, ऑक्सीजन का 16 बटे ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है -2/2, तो ई इसका तो हो जाएगा 8, और इसका अपन को दे रखा है 12, 12 प्लस 8 कितना आएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा आराम से। ऐसे अपन निकाल सकते हैं आराम से किसी भी चीज़ का, है ना, बहुत आसान है, आराम से अपन कर सकते हैं। ऐसे ही एक धातु का तुल्यांक भार 20 है, धातु कार्बोनेट का तुल्यांक भार होगा, है ना। अब देखो धातु का तुल्यांक भार कितना दिया है 20, कार्बोनेट का तुल्यांक, धातु कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, CO3। अबे वैसे ये चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए कि कार्बोनेट क्या होता है, परऑक्साइड क्या होती है, ओजोनाइड क्या होता है, नाइट्रेट क्या होते हैं, ये सब चीज़ अपन को समझ आना चाहिए। ये चीज़ें नहीं है बताने की, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जहाँ आए वहीं दिमाग में डाल लो कि कार्बोनेट CO3-2 होता है।
अब CO देखो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 - 2 होता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट Ca कैल्शियम +2 होता है और Ca3 - 2 दोनों का आवेश कट जाएगा तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- होता है हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे ये चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए, यही तो केमिस्ट्री का बेस है, यही तो केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंट बनाती है। हेलो। हाँ तो अपन देखो क्या कह रहे थे कि हाँ ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए अपन को, ऐसे कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड ये सब चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए। जहाँ भी क्वेश्चन में आए, जैसे अपन पढ़ रहे हैं और कहीं क्वेश्चन में आया कार्बोनेट तो उसे वहीं याद कर लो, साइड में लिख लो ऊपर, कॉफ़ी के कॉफ़ी के ऊपर उसे वहीं लिख लो साइड में। अब जैसे कार्बोनेट ये होता है, अब उसने बोल दिया कि MCO3, अब देखो ये तो होगा ही, कम से कम MCO3 तो बनेगा ही, तो इसका कितना हो जाएगा अपन को देखो, नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं होता तुल्यांकी भार में। तो M का तो 20 है, ई EM, और ECO3 - 2 का कितना हो जाएगा, CO3 का कितना होता है, CO3 का मोलर मास कितना होता है ये पता, C का कितना होता है 12, O का कितना होता है 3, 64 है ना। 16 16 32 16 48 होता है ना। 48, 48 और 50 60, 60 60/2, 30 30 20 50 हो जाएगा। इसका 20 इसका 30 आया 50 हो गया, बहुत आसान है। ऐसे अपन आयनिक यौगिकों का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। आयनिक यौगिकों की तुल्यांकी भार में अपन को सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, धनायन का और ऋणायन का अलग अलग निकाल लो, उनके नंबर से कोई मतलब नहीं कि कितने धनायन है कितने ऋणायन है, अपन को अलग अलग निकालना है और उनको आपस में जोड़ देना है, उस आयनिक यौगिक का तुल्यांकी भार आ जाएगा। बस इतना करना है। चलो अब अपन अगला ट्राई करते हैं। अगला क्या है, अगला टॉपिक है अपन को किसके बारे में तुल्यांकी भार निकालना है। अब अपन को निकालना है अम्ल तथा क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। अब देखो अम्ल और क्षार इनके तुल्यांकी भार ज़्यादा होते हैं और अपन को निकालने भी होते हैं। देखो देखो अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन को उनका बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन फैक्टर। और सर ने इसे क्षारकता या अम्लता के रूप में लिखा है, तो अपन एन फैक्टर से कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। एन फैक्टर से मुझे अच्छा समझ आता है। एन फैक्टर से क्षारकता अम्लता थोड़ा समझ के बाहर है। तो देखो अपन अम्ल का निकाल लें, मैंने अम्ल का बताया था वैसे भी, लेकिन अम्ल अम्ल का ई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ई कैलकुलेट करने के लिए अम्ल का मोलर मास बटे उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है, अम्ल कितने H+ दे सकता है वो उसका एन फैक्टर होता है। अम्ल कितने H+ दे सकता है हाईएस्ट, वो उसका एन फैक्टर है। अब ये तो अम्ल के लिए है ना। लेकिन अब सर क्या बता रहे हैं कि M/, क्षारकता कर दो। अब क्षारकता क्या है, क्षारकता है कि एक अम्ल है ना, एक अम्ल वो कितने H+ दे सकता है या फिर कितने OH- ले सकता है। दोनों एक ही बात है। HCl है वो कितने देगा, एक H+ देगा, लेकिन Cl- है वो बेस से OH- ग्रहण करके ClOH बनाएगा, ये बनाएगा ना, ये भी तो बनाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है, अम्ल कितने H+ दे सकता है, यही उसका बैलेंस फैक्टर होता है। अलग अलग अम्ल के लिए अलग अलग होता है, ये याद कर लेना है अपन को। HCl के लिए एक होता है, HNO3 के लिए एक होता है, H2SO4 के लिए दो होता है, ऐसे ही H3PO4। और ये जो ये एसिड है ना H3PO4, H3PO3, H3PO2 है ना, H3BO3, ये
ये सब अपन को पता होना चाहिए। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइस। अब ये बेस की तरह लग रहा है, जैसे BaOH होता है ना, ऐसे ही लग रहा है ना ये, लेकिन असलियत में ये है बोरॉन। बोरॉन के साथ OH नहीं है, ये H3BO3 है। ये दिखता ऐसा है, अपन इस क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कभी कभी, लेकिन बोरॉन बेस नहीं होता है। बेस कौन बनाते हैं? बेस बेस कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या करे? ग्रहण करे। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोरॉन बेस नहीं है। बेस तो वो बनाते हैं फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, क्षार मृदा धातु और क्षारीय मृदा धातु बेस बनाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, हाँ, अभी H3PO4, H3PO3, H3PO2, इनकी स्ट्रक्चर से अपन निकालते हैं कि क्षारकता कैसे निकालते हैं, इनकी वो एन फैक्टर कैसे निकालता है। इसके लिए दो, H3PO3 के लिए 3 होता है, H3PO3 के लिए 2 होता है, H3PO2 के लिए 1 होता है। कैसे? देखो P, अब देखो 3 H है तो 3 OH बनेंगे, है ना। एक पीएच बॉन्ड होता है इसमें हमेशा, क्या होता है? एक पीएच बॉन्ड बनता है, लेकिन 4 है तो देखो, एको, दो, तीनों, चारों। अब देखो 3 तो एच लग गए, है ना, 3 तो एच लग गए। इसकी स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर अपन बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बार, ऐसे ही याद हो जाएगी। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, फिजिकल में पढ़ेंगे, अभी इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे, फिजिकल में केमिकल का इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर। ये इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे इनकी स्ट्रक्चर, तो मुझे लगता है ये तो तुम्हें समझ आता होगा। ये डबल बॉन्ड O बनता है, तो इसमें 3H+ निकल सकते हैं यहाँ से। इस P वाले में, इसमें एक O और 3 ही O है, तो एक H का बॉन्ड। अब एक H और अब 3 तो H हो गए, एक डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से ये वाला H है ना, देखो P और H की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 2.1 इसकी होती है, 2.1 होती है, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, तो pH बंध होता है। ये एक अध्रुवीय बंध है। ये इनऑर्गेनिक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि जो पीएच बंध है वो कैसा बंध होता है? एक अध्रुवीय बंध होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, 2.1। जो अपना वो वाला चैप्टर ना, कौन सा, विद्युत ऋण, वो क्या है बोलते हैं उसे यार, पहला चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें विद्युत ऋणात्मकता En पढ़ाते हैं ना, उसमें शुरू में ही जब En की जो सारणी बनवाते हैं उसमें देखना, P की और H की दोनों की En 2.1 होती है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। और जब दोनों की En समान है, विद्युत ऋणात्मकता समान है, तो दोनों के जो बंध हैं वो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में होंगे, बीच में होने से बंध अध्रुवीय हो जाता है। तो अध्रुवीय बंध, अब जब ये बंध अध्रुवीय है तो H कैसे टूटेगा? H+ के रूप में तो टूट ही नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो H टूटेगा, तो H पूरा हाइड्रोजन होगा। H+ क्या होता है, कभी ये सोचा है? इसे अपन प्रोटॉन भी बोलते हैं, है ना, प्रोटॉन। इसमें सिर्फ एक नाभिक होता है, इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम नाभिक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने इस साझेदारी में दे रखा है। अब इसने प्रोटॉन जब बना तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आता है, तभी इस पे प्लस चार्ज आता है हाइड्रोजन के पास। अब ये सिर्फ एक खाली प्रोटॉन का डब्बा है, ये सिर्फ खाली प्रोटॉन है और इसमें एक न्यूट्रॉन है, तो ये खाली प्रोटॉन का डब्बा है। क्या है? खाली प्रोटॉन का डब्बा है।